जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, साइबर फ्रॉड भी एक पैंडेमिक की तरह बढ़ रहा है भारत के अंदर, खास तौर पे हम बात करें। और वो बढ़ क्यों रहा है? देखिए, भारत के अंदर जैसा हम बात करें तो जो हमारे इंटरनेट यूज़र हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन हमेशा हमारे साथ रहता है, वो भी एक तीसरे हाथ की तरह है। चाहे हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हर समय हमारे साथ हैं। ख़ास तौर पे जैसा हमने देखा कि कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद, क्योंकि ड्यूरिंग पैंडेमिक भी इंटरनेट यूज़र्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जितने इंटरनेट यूज़र ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उतने ही जो साइबर क्राइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती जो आती है वो ये आती है कि वो जो क्राइम करने का तरीका है वो हमेशा बदल जाता है। किसी एक चीज़ के बारे में जब हम सीखते हैं, अवेयर होते हैं, पता लगता है कि कोई एक नई तरह का साइबर क्राइम आ गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए साइबर क्राइम से कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, कैसे अपने को और अपनों को हम इससे बचा सकें। सरकार अपनी स्तर पे जैसे काम कर रही है, बाकी जो भी एजेंसीज़ हैं वो सब काम कर रही हैं, पर व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग अपने लिए क्या ऐसी सावधानियाँ बरत सकते हैं? उसी के लिए आज हमारी ये चर्चा है। और आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं सुमन नलवा मैडम, जो कि डीसीपी पीआरओ हैं और उन्होंने अपना समय निकाला। मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा को शुरू करने से पहले जो सबसे पहला सवाल है मेरा, कि जैसा हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो वो ख़ास तौर पे शहरों में ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं या गाँव में भी, कि रूरल एरियाज़ में भी बढ़ रहे हैं? आपके पास किस तरह के केसेज़ ज़्यादा आते हैं? ये कहना कि साइबर क्राइम एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर जगह को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कहना गलत है। साइबर क्राइम का प्रेवलेंस हर जगह है, हर डेमोग्राफी को टच कर रहा है, हो वो चाहे बच्चे हों, वृद्ध हों, यंग एज के हों, यंगस्टर्स हों, और होम मेकर्स हों, बाहर जो काम करते हैं वो हों, प्रोफेशनल्स हों, हर एक को टच कर रहा है साइबर क्राइम। इसका बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है अभी सोसाइटी में। सो वी कॉल इट अ न्यू एज क्राइम ऑल्सो। जो भी कन्वेंशनल क्राइम जो पहले होते थे, अगर उससे कंपेयर करें तो कन्वेंशनल क्राइम अब कम होते चले जाएंगे और ये न्यू एज क्राइम ये बढ़ेंगे। तो जैसे हमें पता था कि हाउ डू वी प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम कन्वेंशनल क्राइम, कि आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो, अब बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें कि हम टेक्नोलॉजी से जो क्राइम हमारी तरफ आ रहा है उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम देखिए, हमारे जो दर्शक है वो सभी तरह के गाँव के लोग भी हैं और जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। तो साइबर क्राइम को अगर आप सरल भाषा में समझा सकें एज़ अ लेमैन, कि कई बार किस लोगों को समझ ही नहीं आता कि इसको मैं बताऊँ कैसे इस बात को? तो साइबर क्राइम को सरल भाषा में आप कैसे बताएँगे दर्शकों को? क्राइम यानी कि अपराध, और साइबर कहें तो ये जो इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम होते हैं उसको हम साइबर क्राइम कहेंगे। ये हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरह जब हम इंटरनेट के साथ जुड़ते हैं, तो एक जो इंटरनेट से जुड़ते हैं तो उसको साइबर स्पेस बोलते हैं। तो साइबर स्पेस में हमारा जो वार्तालाप होता है दूसरे लोगों के साथ, दूसरे बैंकिंग के साथ, परचेजिंग के लिए, किसी भी तरह के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अब साइबर स्पेस पर। तो उसके थ्रू जो क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उनको हम साइबर क्राइम कहते हैं। राइट मैम। तो मैम देखिए, आमतौर पे हम देखें, आमतौर पे जो सवाल और एक डर, क्योंकि थोड़ा-सा साइबर क्राइम को लेके जैसे आपने बताया, लोगों के मन में काफ़ी डर भी रहता है, शंकाएँ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, एक एंग्ज़ायटी भी रहती है, कुछ-कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर अवेयरनेस पे काम चल रहा है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो सबके मन में रहते हैं। उसमें एक जो सबसे कॉमन सवाल है वो ये है कि जैसा हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं मैं किसी मॉल में हूँ या मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ या किसी भी पब्लिक प्लेस में हूँ, मैं किसी होटल में हूँ ख़ास तौर पे, तो उस समय हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता और हमें वाईफ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या पब्लिक प्लेसेस में वाईफ़ाई का इस्तेमाल करना हमारे लिए सेफ़ होता है? समीर जी, आपने जब शुरुआत की आपने कहा कि मोबाइल हमारी ज़िंदगी का, हमारे शरीर का एक हिस्सा बन चुका है।
तो हम हमेशा 24 घंटे हम अपने मोबाइल के साथ रहते हैं, और मोबाइल का इस्तेमाल है या इंटरनेट का इस्तेमाल है बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। उसमें हमारा इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं हम, कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं फटाफट उसको सर्च इंजन में डाल के करती हूँ। उसके अलावा मुझे एंटरटेनमेंट है तो वो भी चाहिए, मैं यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स के ऊपर या प्राइम के ऊपर वीडियोस देखनी है, जियो के ऊपर मुझे वीडियोस देखनी है, एंटरटेनमेंट भी है। इसके अलावा मैं बहुत सारी सर्विसेज हैं वो भी मैं इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल पर ही लेती हूँ, उसमें बैंकिंग सर्विसेज आ जाती हैं। फिर मुझे कुछ शॉपिंग करनी है वो भी मैं आजकल मोबाइल से ही करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ, ये हमारा जो ये एक अभिन्न अंग बन गया है, ये मोबाइल ये हमारे लिए कर रहा है। तो लेकिन जब हम एक बाहर, अगर हम, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा और मैं किसी वाईफाई जो बाहर वाला है, जो अनसिक्योर वाईफाई है, मुझे नहीं पता कौन सा है, किसके राउटर के थ्रू आ रहा है, अगर मैं वो इस्तेमाल करती हूँ तो कहीं ना कहीं आई एम ओपनिंग अ डोर। मैं एक, जैसे अपने मेरा घर है उसमें मैंने खिड़की खुली छोड़ दी, तो उसमें कोई भी आके मेरा डेटा चुराने के उसको मौका मिल सकता है। तो जब मैं अगर पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रही हूँ तो मैं वो वाली साइट्स जो मुझे सिक्योर रखनी है, जिसमें मेरी बैंकिंग की आ गई, अगर मैं शॉपिंग कर रही हूँ उसमें मैं OTP या अपनी बैंक डिटेल्स ऑफ कोर्स शेयर कर रही हूँ, या अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स कर रही हूँ, तो वो मैं ना करूँ उस समय, तो वो बेटर रहेगा। आई कैन यूज़ इट, मैं उसको इस्तेमाल करूँ एंटरटेनमेंट के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, ठीक है। तो मतलब पब्लिक प्लेसेस में हम इस्तेमाल उसका वाईफाई का कर सकते हैं, पर कोशिश यही करनी है, और इवन नहीं करना है किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको नहीं करनी है, कोई भी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पर अवॉइड करनी है और नहीं करना है। जैसा कि मैडम आजकल भारत में जैसा देख रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्री की तरफ हम मुड़ रहे हैं, और हमारी जो एल्डरली एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, और जैसा हम बात करते हैं कि जो हमारी एल्डरली लोग हैं उनकी हेल्दी एजिंग रहे, सो हेल्दी एजिंग के साथ साथ सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, फ़िज़िकल सेफ्टी के बारे में तो जिस तरह से ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी काम होता है, उनकी सेफ्टी के बारे में काफ़ी चर्चाएं होती है, पर जो एल्डरली लोग हैं उनको इस तरह के क्राइम से, ख़ास तौर पे साइबर क्राइम से बचाने के लिए क्या ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि वो लोग अकेले रहते हैं, वो वनरेबल रहते हैं, उनके बच्चे कहीं बाहर होते हैं, विदेशों के अंदर होते हैं। तो जो एल्डरली और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप क्या ऐसे टिप्स देंगे ताकि वो किसी भी तरह के ऐसे साइबर फ्रॉड में ना फंसे? आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी स्पेशली वल्नरेबल हैं, मतलब कि उनके साथ साइबर क्राइम हो, उसका एक कारण है कि लोनलीनेस, उनके पास कुछ बात करने के लिए कम लोग हैं। जैसे पेरेंट्स अकेले रह गए हैं, बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं या कहीं और नौकरी कर रहे हैं, तो माइग्रेट कर गए हैं, तो नेचुरली उनके पास डे टू डे या इमीडिएटली बात करने के लिए कोई नहीं होता। तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन आती है, सपोज आ गया कि बस आज आपका मीटर कट जाएगा, आप इस लिंक पर क्लिक करें, पेमेंट करें, तो वो एक डर में आ जाते हैं, फियर में, कि फिर मैं कहाँ धक्के खाता फिरूंगा, कौन से ऑफिस में जाऊंगा, एज हो गई है, जा नहीं सकता। तो उनकी प्रोपेंसिटी रहती है कि चलो दबा दो, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि ऐसे लिंक्स जो हैं ये गलत लिंक्स होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल उसको बिल्कुल वो स्वीप कर लेंगे, तो वो उनको आइडिया नहीं रहता है। या फिर कई बार कि आपके नाम का पार्सल आया था, ये बहुत चल रहा है आजकल, कि उसमें ड्रग्स थे, आप बताइए, आपके बच्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, हम उनके एम्प्लॉयर को भी बताएंगे, हम उसके हस्बैंड को भी बताएंगे, वो भी जेल चले जाएंगे। तो वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, तो डर जाते हैं, तो वो दे आर मोर prone to fall to the cyber crimes rather than other people, क्योंकि वो डिस्कस नहीं कर पाते, उनको समझ भी नहीं आता, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा समझ भी नहीं पाते, और आइडिया भी नहीं रहता कि ये चल रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपना मैसेज है अपने सीनियर सिटीजन्स को भी पहुंचाएं। तो हुएवर इज़ लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, उनसे है कि वो एक अपने जो बुज़ुर्ग हैं घर के, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और उनके ग्रुप में उनको बताएं कि वो अपने ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब जगह फैले।
और ये मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे केसेस से डिजिटल अरेस्ट किए हो रहे हैं, जी जी बिल्कुल, जिसमें किसी भी बहाने से कि मैं कस्टम से बोल रहा हूँ, आपके नाम का पार्सल था, आपके आधार से ही हुआ था, उसमें ड्रग्स हैं, अब आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, या इस शब्द का इस्तेमाल ना करें कि नहीं आप फ़ोन के सामने बैठे रहो, अब आपके अकाउंट्स को हमें सैनिटाइज करने, आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, और उनको इतना डरा देते हैं कि कई लोगों ने बहुत सारे अपनी पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी है वो इनकी चली जाती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई पुलिस अधिकारी को नहीं कह सकता कि आप अपने पैसे कहीं ट्रांसफ़र किसी और प्राइवेट अकाउंट में करो। कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देर इज़ नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट। इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ आता है तो आप उनको बोलें ठीक है, वहीं तभी डिस्कनेक्ट करें, एंगेज ही ना करें ऐसे लोगों के साथ, और तुरंत 112 के ऊपर डायल करें। हमारी अभी कैंपेन भी चल रही है जिसमें हम FM के जरिए भी हम मैसेजिंग कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया के जरिए भी, और अपनी फाइनेंशियल साइट्स के ऊपर भी। और दूसरा एक जो चल रहा है वो है ट्रेडिंग ऐप्स का। अब बुजुर्ग लोग हैं, घर में बैठे हैं, और ऐसा मैं बताऊंगी कि हमारे जानकार है उनके साथ भी ऐसा हुआ। वो ग्रुप ए सर्विस से रिटायर किए हैं और मतलब एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, तो ही ऑल्सो फेल प्रे टू इट कि उनको भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप में वो आता है ना कि आप इन्वेस्ट करें। अब कोविड के बाद हमने देखा है कि जो मिडिल क्लास का इन्वेस्टमेंट है वह स्टॉक्स और इसमें ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अब उनको कि बस आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो उनको व्हाट्सएप ऐप से फिर टेलीग्राम ऐप या किसी और ऐप में ले जाएंगे, और वहाँ पर जैसे 100 मेंबर हैं, उसमें से 20-25 कह रहे हैं कि मेरे इतने पैसे प्रॉफिट हो गया, मैंने ये, तो फिर आप कहोगे कि नहीं मेरे को भी बताओ कैसे हुआ। सो वो आपको फिर लिंक से कुछ ऐप भेजेंगे कि आप इस लिंक पर क्लिक करो, आप ऐप को डाउनलोड करो। तो शुरू में वो आपको प्रॉफिट दिखाएंगे, आप कम पैसा लगाओगे क्योंकि आप शक में हो, तो आप 1 लाख लगाओगे तो आपको दिखाएंगे 2 दिन में आपका 50,000 फ़ायदा हो गया, आप वो पैसा विड्रॉ भी कर पाओगे। फिर आप कहोगे ये तो अच्छी चीज़ है, कभी भी 2 दिन में इतना प्रॉफिट तो कभी नहीं हुआ, फिर आप और इन्वेस्ट करते चले जाओगे, और तब आप करते हैं उनके चंगुल में फंस गए। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ग्रुप है जिसमें डिस्कशन चल रहा है, अगर वो 100 लोगों का ग्रुप है तो उसमें आप ही ओरिजिनल हो, बाकी 99 एक ही बंदा चला रहा है। तो ऐसी ऐप्स को, जो ट्रेडिंग ऐप्स हैं, उसमें आपको जो फेस आइड उसमें डालेंगे वो भी नोन फिगर्स के डालेंगे, जो बहुत ट्रेडिंग में बहुत हाई फ्लाइंग वो रहे हैं, जो बिल्कुल जो रिकॉग्नाइज्ड हैं इस फील्ड में, उनके फोटो लगा के कि ये भी इस मेंबर हैं हमारे ग्रुप के। तो उसके ऊपर मतलब इट्स वेरी इजी टू फूल। जी तो वो बिल्कुल नहीं करना कि आप ऐप्स हैं, किसी भी ऐप को आप लिंक के थ्रू ना डाउनलोड करें। अगर जाएं तो ऐप स्टोर से ही जाएं, क्योंकि जनरली ऐप स्टोर जो होस्ट करते हैं वो भी ड्यू डिलिजेंस करते हैं। कई बार वहाँ भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जनरली ड्यू डिलिजेंस उनका भी रहता है, तो ऐसे फर्जी ऐप्स को नहीं आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऐसे लिंक से बचना है। बिल्कुल जैसे डॉक्टर सुमन नलवा मैम बता रहे हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमारी धरोहर हैं, और उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी भी हमारी ज़िम्मेवारी है। और वैसे तो अगर हम बात करें तो जो एल्डरली लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो टेक सेवी उतने होते नहीं हैं। जैसे बच्चे उनको फ़ोन दे देते हैं, पर उस फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करना है वहाँ पर कई बार उनको उस तरह की चुनौतियाँ आती है। और जैसा एग्ज़ाम्पल भी मैडम ने दिया है कि ख़ास तौर पे ट्रेडिंग वाली जो ऐप होती है उसमें कई बार उनको उस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बिजली का बिल भरना या गैस का बिल भरना, इस तरह की चीज़ें भी उनके साथ काफ़ी कॉमन रहती है। इन 2 प्रॉब्लम के साथ साथ एक और चीज़ जो अभी एक हमारे भी कोई जानने वाले थे बुज़ुर्ग, उनका फ़ोन आया और वो भी काफ़ी घबराते हुए, डरते हुए कि मुझे एक बार आपसे मिलना है और आप बताना कैसे करूं। मतलब वो बहुत एंग्जाइटी में थे। तो जब उनसे पूछा तब उन्होंने बताया कि मेरे पास ऐसे ऐसे कोई व्हाट्सएप पे कुछ कॉल आ रहा था कई दिनों से, उस पर फ़ोटो लगी हुई थी किसी फीमेल की, और उन्होंने ऐसा मेरे से डिस्कशन करना शुरू किया, तो मैं भी उसमें जवाब देता रहा। तो पहले ऐसे हुआ और उसके बाद फिर एक दिन वीडियो कॉल किया और फिर ऐसा मेरा
उन्होंने वीडियो बनाया और वो बन गया। उसके बाद से फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया और पहली बार मैंने पैसे उनको ट्रांसफ़र भी कर दिए। उसके बाद फिर किसी यूट्यूब वाले चैनल का फ़ोन आया कि आपकी वीडियो क्लिप्स हमारे पास आ गई है और इसको हम वायरल कर देंगे। ये होने के बाद फोर्थ चीज़ ये हुआ कि किसी पुलिस स्टेशन से उनके पास फ़ोन आया और उस नंबर पे डीपी किसी पुलिस पर्सन की लगी हुई थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं बहुत डर गया हूं और घर में बच्चे भी हैं, सब हैं, मैं कहाँ पे जाऊं या मैं किससे शेयर करूं। तो इस तरह की समस्याएं भी आजकल आ रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं, इसको सेक्सटॉर्शन बोलते हैं। तो इसमें है कि वीडियो कॉल से कोई भी लड़की के साथ आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, कोई भी एक्ट हो रहा है, उसको स्क्रीन को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं कि ये वायरल कर देंगे, आपके बीवी को, आपके बच्चों को दिखा देंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे, सोशल मीडिया पर। और फिर जो पर्सन है वो इतना डर जाता है कि समाज में मेरी क्या रहेगी, तो उसके कारण से वो फिर पैसा देने को तैयार होता है। लेकिन ये याद रखें कि अगर आपने एक बार दिए तो वो नहीं है कि इट्स एंड ऑफ इट। तब तो आप मिल्किंग काउ हो गए कि आपको कभी भी वो फ़ोन करेंगे, पता है आप डरे हुए हैं तो आपको ज़रूर होगा। और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने तो कन्वर्सेशन की, कई लोग तो कन्वर्सेशन नहीं करते, जैसे रात को फ़ोन आया कभी तो आप देखते नहीं कि वीडियो कॉल है कि कौन सा है, सो यू सडनली पिकअप और आप आंसर कर देते हो, तो वीडियो कॉल होता है, तो उसमें आप हो और कोई एक नग्न अवस्था में कोई लड़की है एक ही स्क्रीन पर, तो वो भी एक रिकॉर्ड करके कि आप तो पोर्नोग्राफी देख रहे थे, तो उसके कारण भी आपका वो वाला भी, हाँ, वो उस तरह से भी आपको कर सकते हैं। लेकिन द बेस्ट इज़ कि आप इसमें पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। और ये डिस्प्ले पिक्चर जैसे कि पुलिस की लगी हुई है, मैं बताना चाहूँगी कि बहुत इजी है, किसी की भी डिस्प्ले पिक्चर आप फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर या इवन पब्लिक फोरम पर, क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं तो हमारी फ़ोटोज़ अवेलेबल रहती हैं, तो उसको उठा के कोई भी अपनी डीपी में लगा सकता है, डिस्प्ले पिक्चर बना सकता है। तो डोंट बिलीव, उसको विश्वास ना करें कि जो अपना ओरिजिनल ही अपना लगा रखा है। तो कोई भी पुलिस वाला आपको पैसे नहीं मांगेगा कि अपनी डिस्प्ले पिक्चर में लगा के कि वो, मतलब दिस इज़ टोटली अ फ्रॉड। तो आप ऐसी कॉल्स को उठाएं ही ना। अगर पुलिस को आप तक पहुंचना होगा तो पहुंच ही जाएगी, चाहे आप कॉल उठाएं या ना उठाएं, लेकिन फर्जी पुलिस से आप जरूर बच जाएंगे। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसे मैडम ने बताया कि ये सेक्सटॉर्शन नाम से इस तरह की समस्याएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उसके लिए भी वो टारगेट करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे एल्डरली लोग जो अकेले रहते हैं, वो एक वनरेबल पॉपुलेशन है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो आप किसी भी अपने नियर एंड डियर वन से आप शेयर कर सकते हैं, बट आप पुलिस की सहायता उसमें ज़रूर लें ताकि आप अगले ज़्यादा ट्रैप के अंदर ना फंसें। इसके अलावा मैम एक जैसा देखते हैं कोविड के दौरान से वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसके बाद इंटरनेट यूजेस भी काफ़ी बढ़ा है। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको लगता है कि घर का काम करते करते कोई एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होती रहे। तो इस तरह की कई लिंक्स ऐसे हमारे मोबाइल पे आते हैं कि आपका पैसा कमाने का इस तरह से आपको मिलेगा, आपको इतनी साइट्स पे इनके लाइक्स कराने हैं, इनके ये सब सोशल मीडिया इनकी बढ़ानी है, ये सब। तो ये कितना ऑथेंटिक होता है इस तरह का? आपने बिल्कुल सही कहा। जब आप कह रहे थे कि मतलब कौन हु फॉल्स प्रे टू साइबर क्राइम, कि किसके साथ हो सकता है, तो तब मैंने कहा था कि वाइड स्प्रेड है। जब हम ट्रेडिंग एप्स की बात कर रहे थे तो उसमें काफ़ी लोगों के 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक जाते हैं। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम है कि अर्न फ्रॉम होम, इसमें टारगेट करते हैं वल्नरेबल सेक्शन जो नौकरी ढूंढ रहा है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो वो 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार भी अगर उनसे इकट्ठा कर लेते हैं तो वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। और सबको लगता है कि वो फिर आप, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में क्या करेंगे, आपको कहेंगे कि आपको टास्किंग देते हैं, आप इसमें
1,000 रुपये दो, फिर आपके वो वापस ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपको 500 रुपये आपको दिखा भी देंगे, आपके अकाउंट में डाल दिए हमने, जो उन्हीं की ऐप के ऊपर उनका अकाउंट होगा। जी। और उसके बाद कहेंगे अच्छा हम और काम देंगे, लेकिन सेकंड लेवल पर जाने के लिए आपको 5,000 या 10,000 देने हैं। तो ऐसे वो इंक्रीज करते जाएंगे और आपके अकाउंट में आपको दिखाते जाएंगे आपके पैसे बढ़ रहे हैं, बट जब आप विड्रॉ करना चाहोगे तब वो गायब हो जाएंगे। तो एक तो किसी भी ऐसे एम्प्लॉयमेंट के नाम पर वर्क फ्रॉम होम में जब आप पैसा डालते हैं तो ये देखें कि किस कंपनी के नाम पर डाल रहे हैं, और वो डलवाएंगे भी किसी किराना स्टोर पर, किसी ऐसे फर्जी कंपनीज के उस पर। जी। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किसको दे रहे हो पैसा, किसके अकाउंट में जा रहा है, कितनी ऑथेंटिक है वो कंपनी। जी। तो जनरली ये फ्रॉड्स हैं। ओके। तो जैसा मैडम ने बताया कि ख़ास तौर पे आप एक बार उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें कि किस अकाउंट से या किस ग्रुप से आप जुड़े हैं, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, आप बैकग्राउंड उसका वैल्यूएशन ज़रूर कर लें किसी भी तरह से। और जैसा बताया मैडम ने कि आम तौर पे इस तरह के फ्रॉड होते हैं कि उसमें वो पर्सनल अकाउंट कोई बताते हैं और उस पर्सनल अकाउंट के अंदर आपसे वो पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं और बीच में वो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश भी करते हैं। तो वहाँ पर आपको सावधान और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर देखें मैम, जैसा हम बात कर रहे हैं बार बार वनरेबल ग्रुप की, कि जो सबसे ज़्यादा इसका शिकार बनते हैं, एल्डरली के साथ साथ महिलाएं भी इसका शिकार बनती है और हमारे जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी काफ़ी इसका शिकार बनते हैं। तो जो जेन ज़ी हैं, जो यूथ हैं और जो महिलाएं हैं, उनको आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो इस तरह के फ्रॉड से अपने आप को बचा सकें? अभी एक्चुअली हमारे अगर हम स्टैटिस्टिक देखते हैं, वुमेन यूज़र अभी कम हैं, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन का, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज इतनी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है वुमेन की भी जो इंटरनेट यूज़ कर रही हैं। और अब वर्क स्पेस में उनकी भी पोजीशन बन रही है, तो उनके पास भी डिस्पोजेबल इनकम आ रही है, अब वो खुद से खर्च करती हैं और शॉपिंग भी ऑनलाइन करती हैं। तो जनरली वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ विमेन का शॉपिंग से रिलेटेड काफ़ी फ्रॉड होते हैं कि बहुत एक महंगी चीज़ है, उनको बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रही है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है रेजिस्ट करना। बिल्कुल। तो वो एक ऐसी फर्जी साइट्स पर जाके कोई भी ABC किसी जिस का साइट का कुछ पता ही नहीं, कहाँ होस्ट हुई है, क्या है, कॉन्टैक्ट में देखेंगे कोई एड्रेस नहीं है, यू कांट रीच दैट कंपनी, अगर आपको कोई तकलीफ भी हुई है तो वहाँ कुछ भी मतलब आप खरीदते हैं, सो देन यू आर लूजिंग दैट मनी, आपको वो प्रोडक्ट नहीं आने वाला। अगर आज की डेट में इफ दिस पेन इज कॉस्टिंग मी 1 रुपीज़ और समबडी सेज कि 5 पैसे में मैं आपको दे रहा हूँ, तो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। जी बिल्कुल। उतना तो आपको मतलब पोस्टेज का भी उतना खर्चा नहीं निकलेगा। तो ये फेक साइट्स हैं जिस पर शॉपिंग के नाम के ऊपर जब आप पैसे देते हैं तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं आते हैं जी। तो यू फॉल प्रे एंड यू एंड अप लूजिंग मनी। ओके। और वुमेन से स्पेसिफिक मेन साइबर क्राइम का जो इशू आता है वो है स्टॉकिंग का, साइबर स्टॉकिंग। ओके। कि आपकी DP अगर आपने अपनी लगा रखी है और आपने उसमें प्रीवियसली सेटिंग्स नहीं कर रखी हैं, आपने सोशल मीडिया पर भी और वहाँ आप अपने करते हैं, तो आप प्रीवियसली सेटिंग में आपने सबके लिए अपना अकाउंट है वो खुला हुआ है, तो एनीबडी कैन व्यू यू। तो उसमें क्या होता है, स्टॉकिंग के चांसेस बढ़ते हैं। पीपल नो कि आप कौन सी जगह को ज़्यादा फ्रीक्वेंट करते हो, आप क्या कर रहे हो, बिकॉज आजकल एक जेन जी की भी आदत पड़ गई है कि सब कुछ लिखना ही है कि आज मैं सुबह यहाँ था, शाम यहाँ हूँ, दोपहर यहाँ हूँ। तो एक आवरली अपडेट का एक वी आर डूइंग दैट। तो उसको देखते हुए सो देन योर शेड्यूल इज देयर, आप कहाँ काम करते हो, कहाँ पढ़ते हो, सब कुछ आप इंफॉर्मेशन डाल देते हो, विच एनीवन कैन हैव एक्सेस टू। फिर आपकी पिक्चर्स को वो मॉर्फ कर सकते हैं, फिर आपको धमका सकते हैं कि हम आपकी ये न्यूड पिक्चर्स हैं वो कर देंगे। और कई बार एक रिलेशनशिप में अगर आप होते हो तो कई बार अपनी इंटीमेट पिक्चर्स शेयर भी कर देते हो। तो ऐसा कुछ केसेस भी आए थे जिसमें स्कूल में थे रिलेशनशिप में, दे शेयर देयर इंटीमेट पिक्चर्स, फिर वो वायरल हो गई थी। बिल्कुल। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम साइबर स्पेस में इंटीमेट पिक्चर्स हैं वो ना शेयर करें। और हमेशा एक मतलब जब हम साइबर स्पेस में है तो हम केयरफुल रहें कि नथिंग इज अ सीक्रेट हेयर। तो हर एक
जो भी चीज़ आप डाल रहे हो उसकी प्रोपेंसिटी है कि वो सब लोग देख सकते हैं, तो वो सोचते हुए आप देखें कि आपको क्या डालना है, क्या शेयर करना है। सो देयर इज नो सीक्रेट अनटिल अनलेस इट्स ओनली विद मी। तो मैं आपसे अगर सीक्रेट शेयर करती हूँ देन इट इज़ नो लॉन्गर अ सीक्रेट। तो वो सोच के आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें साइबर स्पेस के ऊपर भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी। So बिल्कुल these बिल्कुल। are the things. तो जैसे हम सुमन नलवा मैम से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों के साथ साथ हमने देखा कि जो हमारी जैन जी हैं, यूथ हैं और ख़ास तौर पे महिलाएं, उनके साथ किस तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं। और जैसा मैडम ने बताया कि ख़ास तौर पे शॉपिंग को लेके कई बार वो, या ट्रेडिंग को लेके कई बार वो उस तरह की झांसे के अंदर आ जाती है। और उसमें सावधानी के बारे में भी जैसा मैडम ने बताया कि ख़ास तौर पे कुछ चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है ताकि आप उस ट्रैप के अंदर ना फंसें। तो मैम, जैसा हमने महिलाओं के बारे में बात कर ली, हमने बुज़ुर्गों की भी बात कर ली, हमने जैन जी की भी बात कर ली, आपके पास क्या इस तरह की शिकायतें भी आती हैं जो सेमी अर्बन या रूरल एरियाज़ में रहते हैं, या गांव वाले लोग भी क्या इसका शिकार होते हैं? बिल्कुल, गांव वाले भी होते हैं, जबकि दिल्ली में हूँ मैं अभी, और दिल्ली में एक्सक्लूसिवली रूरल सेक्शन आई डोंट थिंक कि कोई एग्जिस्ट करता है। सेमी अर्बन जरूर हैं, एग्जैक्टली, बट इट्स ओमनी प्रेजेंट। साइबर क्राइम हर जगह पहुंच चुका है क्योंकि साइबर स्पेस हर जगह पहुंच चुका है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बीमारियों में हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि क्या ऐसी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं जिनका हम सभी ध्यान रखें, क्योंकि सभी एज ग्रुप के लिए, ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली किसी एज ग्रुप को, किसी एक डेमोग्राफी को अफेक्ट कर रहा है, ये सभी को कर रहा है। तो कुछ क्या ऐसी मोटी मोटी सिंपल सी सावधानियां हैं जिनको हम बरत सकें और इस तरह की जो साइबर फ्रॉड है उनको प्रिवेंट कर सकें, उनकी रोकथाम कर सकें? नंबर 1 जो है, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आप अपने बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए जो मोबाइल रखें वह अलग रखें, और बाकी जो साइट्स और उसके लिए आप यूज़ करते हैं उसको अलग रखें तो बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार मैंने भी देखा है, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो हम रैंडमली किसी भी सर्वे में, किसी भी उसमें कोई भी ऐप आएगी जो आपका, कि आप पिछले जन्म में क्या थे, अब आगे क्या होने वाले हैं, इस टाइप के रैंडमली कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्लिक करते हैं उसमें और शेयर इन्फॉर्मेशन, उसमें आप सारी डिटेल डालते हैं और उसमें एक नीचे लिखा होता है कि दे विल यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन। तो हम कई लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही शेयर कर लेते हैं और बिल्कुल नोटिस नहीं करते कि इस इन्फॉर्मेशन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। तो हम अपनी प्रीवेसी सेटिंग्स या अपनी प्रीवेसी को ध्यान नहीं देते। हम लाइक वी आर वेरी ओपन अबाउट आवरसेल्फ, और हम हर एक में यस यस करते जाते हैं। प्रीवेसी सेटिंग्स में हम जाते हैं तो उसमें भी हर काइंड परमिशन दे देते हैं, हर तरह की, कि कैन माई डेटा भी शेयर्ड, और ये सब हर एक में यस यस करते हैं। तो जहाँ भी मैं अपना पर्सनल डेटा शेयर कर रही हूँ तो वहाँ मुझे देखना चाहिए कि मैं क्या क्या परमिशंस दे रही हूँ और किस साइट के ऊपर दे रही हूँ और किस लिए दे रही हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब आप रैंडमली कैसे सब कुछ शेयर कर सकते हो अपनी जिंदगी के बारे में, बिल्कुल फिजिकली, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट वी डू दैट। अभी भी मतलब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलेंगे, आप उसको थोड़ी बताएंगे मेरा नाम है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी उम्र ये है, दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, यू वोंट डू इट। लेकिन सोशल मीडिया पर हम सब कर देते हैं शेयर, और उस इंफॉर्मेशन का क्या इस्तेमाल होगा, आपकी कैसे प्रोफाइलिंग हो सकती है। आप उसमें ये भी बता देते हो मेरे दोस्त ये हैं, मेरे घर वाले ये हैं, मेरा बेटा यहाँ है, मेरी मदर यहाँ है, मेरा हस्बैंड यहाँ है। तो यू हैव ओपन योर हाउस बेसिकली। आपने घर में जैसे कैमरे लगा दिए आपने, विच एनीवन कैन व्यू। तो आपने कोई प्रिवेसी नहीं रखी अपनी ज़िंदगी में। तो एक तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, और कहाँ आप शेयर कर रहे हैं और क्या प्रिवेसी सेटिंग्स आपने करनी है वो ज़रूर करें। और कहीं भी बटन दबाने से पहले किसी भी लिंक पर एक बार थोड़ा सोच लें कि इज़ इट वर्थ इट। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा हम खाने से पहले सोचते हैं कि क्या मेरी स्वास्थ्य के लिए ठीक है कि नहीं, ऐसे ही हमें किसी भी तरह के लिंक, वो खाने में वायरस या पानी में, हवा में वायरस हो सकता है, वैसे तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर तो है ही वायरस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस चर्चा के मैम अंतिम दौर में है, और एक अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, वो काफ़ी यंग है। उनका फ़ोन इस तरह से आया कि मेरे पास कॉल आया और मेरे
कोई रिलेटिव हैं और उन्होंने मुझे पूछा भी कि पर्टिकुलरली वहाँ किसी को जानते हो। मेरे एक रिलेटिव का कॉल आया और वो रिलेटिव का कॉल तो नहीं आया पर एक पुलिस का कॉल आया। उन्होंने कहा कि हम इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं और आपके जो ये रिश्तेदार थे ये किसी पर्सन के साथ जिसने रेप किया था उसके साथ थे, तो अब इनके ऊपर भी केस बन रहा है, तो अभी हम केस रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, आप इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि हम इसको यहीं प्रोटेक्ट कर लें। और उसके बाद मेरे फ्रेंड ने अपनी मदर से भी पूछा कि हमारा ऐसा रिश्तेदार है, उन्होंने कहा हाँ है तो कोई एक गांव का, और उन्होंने वो ट्रांसफ़र भी कर दिए। तो ऐसी चीज़ें भी होती है। मतलब दिस इज़ वेरी कॉमन। अब तो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे भी रोज़ 1 या 2 फ़ोन किसी नोन के आ जाते हैं कि ऐसे से आया है, तो उसमें कहेंगे आपका भाई, आपका बेटा, आपके पिताजी ये रेप में थे या ये पोर्नोग्राफी देख रहे थे, इनका नाम आ गया है साइट के ऊपर, हम आ रहे हैं इनको अरेस्ट करने, या हमने ऑलरेडी इनको बिठा रखा है थाने में, अब आप इनको छुड़वाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो गए रेप केस में। अब ये जैसे पोर्नोग्राफी है, रेप केस है और ये सेक्सटॉर्शन है, तो इसमें ना आपको लगता है कि आपकी इमेज बड़ी ख़राब हो जाएगी सोसाइटी में, पीपल विल थिंक बैड अबाउट यू, रेपुटेशन विल बी डैमेज्ड। तो उससे बचने के लिए ना आप फिर बिल्कुल यू फॉल प्रे टू इट। तो ये स्कैम है, डोंट फॉल प्रे टू इट। तो आप बिल्कुल उन जो भी हैं उनको बोलिए कि ठीक है आप एड्रेस बताइए, हम ही आते हैं पुलिस को लेके फिर। बिल्कुल। सो दिस इज द बेस्ट वन। और मैं तो यही कहूँगी कि अवेयरनेस इसकी फैलाएं, क्योंकि ये क्राइम फैल रहा है। कुछ तो हमारे पत्रकार मित्र, में पीआर हूँ तो उनसे भी मेरे काफ़ी वार्तालाप होते हैं। कई बार तो पत्रकार मित्र जिनके साथ जिनको इतना पता है, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी कहेंगे कि मैडम आज कस्टम से फ़ोन आ गया, वो कह रहे मेरे नाम का पैकेज था जिसमें MDX मिला है, और वो 5 मिनट में दोबारा फ़ोन करेंगे, मैं क्या करूं। तो मतलब दे ऑल्सो फॉल प्रे टू, वो भी डर जाते हैं 1 सेकंड के लिए। मतलब चाहे उनको पता है फिर भी वो मेरे से कंफर्म करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो डोंट फॉल, डोंट बी इन फियर। तो वही जैसे साइबर क्राइम का हम कहते हैं कि साइबर क्राइम स्टैंड्स ऑन 3 legs, मतलब 3 उस पर खड़ा है पैक्स के ऊपर। एक तो है फियर, आप में डर डालेंगे। दूसरा है ग्रीड, कि आपके 100 रुपए के अभी 500 रुपए बनाऊंगा। और तीसरा है आपकी केयरलेसनेस, कि मेरे को टाइम नहीं है, बस जहाँ कहते हैं क्लिक करो, अभी कौन जाएगा बिजली के घर में दोबारा करवाने। मैंने इसमें महसूस किया कि एक हिप्नोटिज्म जैसा कैसे हो जाता है, मतलब हम कैसे एकदम से जैसे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट सा हो जाता है और हम वैसे करते चले जाते हैं। तो वो भी बड़ा उनको ट्रेनिंग मिलती है क्या इस चीज़ की? आप बिल्कुल आपने सही कहा। दे आर एबल टू इनकलकेट दैट फियर, वो डर आप में, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको, जैसे एक पर्सन के लिए सोसाइटी में रेपुटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको पता है कि कहाँ स्ट्राइक करना है। फिर अगर उनको पता लग गया कि आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को थ्रेटन करना, फियर डालना, मतलब बहुत आसान है किसी भी पेरेंट को उसके बच्चे के बारे में कुछ भी बता के फियर डालना। फिर लालच देना, आप फ्री हो कि अरे वाह यार मेरे बिल्कुल 1 लाख थे 2 लाख हो गए 1 हफ्ते के अंदर अंदर, दिस इज़ अ गुड वन। तो ये बहुत है। फिर केयरलेसनेस, यार क्या फ़र्क पड़ता है, देखते हैं क्या है, जिसमें हम वो करते हैं ना, जिसमें आता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो ऑल काइंड्स ऑफ, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो जानना हमारा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आपको ऐसे जानना है। तो मैम जैसे हम बीमार होते हैं, हमें लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, तो मुझे किस राइट डॉक्टर तक पहुंचना है, तो ऐसी कोई घटना होती है साइबर क्राइम की, तो वो सही जगह क्या है, मुझे फर्स्ट कौन सी ऐसी हेल्पलाइन पे कॉल करना है, और क्या वो राइट अथॉरिटी होगी जहां मुझे पहुंचना है? और बिल्कुल, एक तो cybercrime.gov.in ये जो साइट है जिसके ऊपर आप जाएं, तो इसमें बहुत सारे अवेयरनेस की वीडियोस भी हैं, आप वहाँ ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। लेकिन कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे हुआ है, जैसे आपकी अकाउंट में से बहुत सारे पैसे निकल गए इमीडिएटली, जैसे अभी निकले हैं, तो आई विल सजेस्ट कि इमीडिएटली 1930 पर करें। ये हमारी साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है। और यहाँ पर सारे यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं
उनके पास अथॉरिटी है कि जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है पैसा तो उसको एकदम स्टॉप कर दें, उसको नॉन ऑपरेटिव कर दें ताकि आपके पैसे वहाँ से कोई विड्रॉ ना करे। साइबर क्रिमिनल्स का होता है कि जैसे आपके अकाउंट से उन्होंने ले लिया, आपसे 5 लाख विड्रॉ कर लिए, तो वो इमीडिएटली उसको एनकैश करवाते हैं। लेकिन अगर 1930 पर आप अपनी ट्रांजैक्शन आईडी के साथ, अपने बैंक अकाउंट के नंबर के साथ किस अकाउंट में गया है, ये 5-6 की डिटेल आपसे पूछेंगे, तो वो इमीडिएटली उस अकाउंट को तो बंद करेंगे। लेकिन अगर किसी क्रिमिनल ने वहाँ से आगे कर दिए हैं तो वो आगे के भी जितने अकाउंट्स में वो पैसा गया वहाँ भी स्टॉप पेमेंट करते हैं। तो रिकवरी ऑफ योर मनी गेट्स ईजियर, तो आसान हो जाता है कि आप अगर जब कंप्लेंट आपकी रजिस्टर होगी तो आप वो विड्रॉ कर सकते हो, आपको वो वापस मिल सकता है पैसा। तो इमीडिएटली 1930 फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन ऑल अदर क्राइम्स, जैसे आपको कोई वो कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, उसमें भी आपके अकाउंट से गए हैं तो वो। लेकिन अगर कोई आपको कह रहा है कि नहीं आप अरेस्ट हो गए हो, आप ये हो गए हो, तो उसमें 112 जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस है वहाँ ज़रूर करें। लोकल पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम का एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ जा सकते हैं। तो ये ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम, जैसे हेल्थ में हम बात करते हैं कि सही तरह का हेल्थ इन्फ्लुएंसर होना ठीक है, या डॉक्टर से आप जानकारी लेके ही वो चीज़ों को फॉलो करें, तो साइबर क्राइम के बारे में अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे अपनी जानकारी, अवेयरनेस बढ़ाना चाहता है, बच्चों को उस तरह से अवेयर करना चाहता है, तो उसके लिए राइट सोर्स क्या है? जैसे दिल्ली पुलिस ऑलरेडी इस अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी काम कर रही है, तो आप इस चीज़ में क्या रिकमेंड करेंगे कि वो सही जगह से सही इन्फॉर्मेशन ले पाएँ? और एक तो हम खुद भी अपनी अवेयरनेस वीडियोस हमने बहुत बनाई हैं, जो हमारे यूट्यूब दिल्ली पुलिस ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हैं। हम ट्वीट भी करते रहते हैं, हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत अवेयरनेस करते हैं। इन एडिशन टू साइबर क्राइम और भी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हम करते रहते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको फॉलो करें, हमारे वेबसाइट्स हैं उनको फॉलो करें। और इसके अलावा cybercrime.gov.in ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक साइट है, साइबर दोस्त हैं उनको फॉलो कर लें, वो साइबर से ही रिलेटेड हैं। तो वहाँ पर भी अवेयरनेस का बहुत मटेरियल है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसका बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत ही सरल शब्दों में इसके बारे में सीखा, नॉलेज गेन की, और किस तरह की कॉमन जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली। और जैसा कि आपने बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एंग्जाइटी रहती है साइबर फ्रॉड को लेके, तो सबसे पहले आपको अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो पीसफुली माइंड से पहले थोड़ा सोचिए, राइट पर्सन को कांटेक्ट कीजिए ताकि आप फर्दर उस ट्रैप के अंदर ना फंसें। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो जैसा कि आज हमारे बीच में डीसीपी सुमन नलवा मैडम थे और उन्होंने साइबर क्राइम को लेके सभी तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड की। और जैसा हम बात करते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उन्होंने प्रिवेंटिव स्टेप्स ऐसे क्या क्या हैं जो हमें लेने चाहिए, जो हमें खुद सीखनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, दिल्ली पुलिस अपने स्तर के ऊपर इस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, पर व्यक्तिगत स्तर पर जो हमारी जिम्मेवारी है कि किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकें, तो अपनी नॉलेज इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। और जैसा मैडम ने कुछ रेफरेंसेस दिए है उन साइट्स को आप रेफ़र करिए। दिल्ली पुलिस का भी जिस तरह से इस पे चैनल चलता है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको सही तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।